हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केम क्लास में। और हम आ गए हैं आप सभी के लिए अपनी अगली वीडियो और अगले लेक्चर के साथ, जो कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है। आपका क्लास 12th का ये चैप्टर है स्टूडेंट्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपके लिए रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जेई और नीट दोनों ही एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगे। टॉपिक बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान है, तो अगर आप थोड़ा सा भी इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आप अराउंड 8 to 12 मार्क्स जो है वो अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। आज हम जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो हमारा क्या है, डाइजेशन का है। तो डाइजेशन जो है वो ऑब्वियसली हमारे स्टमक के अंदर होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है उसको अलग अलग काम करने के लिए। अब इस डाइजेशन जैसे प्रोसेस में हो क्या रहा होता है कि जो भी आप फूड को एज अ सोर्स लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो आपका एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ वो ग्लूकोज जो है वो भी प्रिपेयर कर देता है। अब इसमें क्या है कि आपने जो फूड खाया है और उससे जो एनर्जी मिल रही है वो अपनी ही एक स्पेसिफिक स्पीड जो है, या फिर हम जिसको कहते हैं रेट जो है, उसके साथ मूव करता है। उसी तरीके से अगर आप रस्टिंग को देखते हैं, जो कि हमारी दूसरी इमेज है इस स्क्रीन के ऊपर, तो रस्ट जो है वो आपका कैसे प्रोड्यूस हो रहा है कि आपका कोई भी आपने आयरन ऑब्जेक्ट जो है अगर मॉइस्चर के कंटेंट के साथ उसका कांटेक्ट है, तो टाइम के साथ साथ आप ये देखेंगे कि आपके पास उस मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग जो है वो आपको नज़र आने लगती है, जिसको हम नाम दे देते हैं रस्ट का। अब ऑब्वियसली आप ये नोटिस करते होंगे कि आपने जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट रखा है मॉइस्चर के प्रेजेंस में, तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन बाद ही उसमें वो कोटिंग जो है वो आपको रस्टिंग जो है वो दिख जाती है। ऑब्वियसली कुछ टाइम के साथ साथ विद द कोर्स ऑफ टाइम आपको वो ब्राउन कलर की कोटिंग, ब्राउन कलर का रस्ट जो है वो आपको उस पर्टिकुलर मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर कोटेड आपको वो दिखाई देता है। यानी कि ये जो प्रोसेस है रस्ट बनने का, पहली बात तो इस प्रोसेस को ही हम नाम दे देते हैं करोजन का। दूसरी चीज़, ये टाइम के साथ साथ हो रहा है, टाइम पे डिपेंडेंट है ये। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे रस्टिंग होती रहेगी। उसी तरीके के साथ आपका बैटरीज जो है, बैटरीज़ के अंदर आपने अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आप मेरे चैनल पे ही आप देख सकते हैं, जिस किसी ने भी नहीं देखा हमने डिस्कस किया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने ये देखा था कि बैटरीज जो हैं वो आपका क्या कर रही हैं, एनर्जी को स्टोर करती हैं, और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हम बैटरीज को कंज्यूम करते रहते हैं उनकी एनर्जी जो है वो कम होती रहती है, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ करते रहते हैं। तो पॉइंट ये है कि इन सारे के सारे रिएक्शंस को अगर हम सम अप करें या इन सबको जोड़ कर लिखना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास, हमारे डिफरेंट रिएक्शंस को डिस्कस या डिफरेंट रिएक्शंस को देखने का। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो हमारे टाइम डिपेंडेंट है, आर डिपेंडेंट ऑन टाइम। और इन्हीं टाइम डिपेंडेंट रिएक्शंस के बारे में स्टडी करने की ब्रांच को हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल वर्ड जो है वो हमारे पास आता है केमिकल रिएक्शन से। जैसे अभी हमने देखा रस्टिंग एक केमिकल रिएक्शन है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन। और काइनेटिक्स वर्ड का मतलब है विद द स्पीड, विद द टाइम चेंज होना, या फिर टाइम के साथ डिपेंडेंस को स्टडी करना। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ क्या रहे हैं, और इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं। क्योंकि अगर हमें पता चल जाएगा कि टाइम, फॉर एग्जांपल हमने ये स्टडी कर लिया है कि कोरोजन जो है वो हमारी आयरन ऑब्जेक्ट की कुछ अराउंड 15 दिन बाद जो है वो स्टूडेंट्स स्टार्ट हो जाती है। हमने उसका काइनेटिक स्टडी कर लिया उस पर्टिकुलर रिएक्शन का। तो अब हम 15 दिन के बाद कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स या कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करेंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर हमारे मेटल के पीस को बचाने के लिए। आपने देखा होगा जनरली हम ऑयलिंग, ग्रीजिंग या पेंटिंग, इस तरीके की चीज़ें हम जो है वो करने लगते हैं।
तो अगर हमें ये टाइम के साथ साथ डिपेंडेंस पता होगी किसी भी रिएक्शन के लिए, तो उसके थ्रू हम बेसिकली क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव मेथड्स या जिनको हम कहते हैं प्रिवेंशन मेथड्स जो हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के पॉइंट के ऊपर। जैसे कि अगर मैंने लिखा है एक रिएक्शन A+B से C+D बना रहा है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास A और B जो हैं वो यहाँ पर क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स हैं, एज वेल एज C+D जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर हम एक रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो टाइम के साथ साथ उनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता रहता है, और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है स्टूडेंट्स वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि यही रिएक्टेंट्स जो हैं वो एक्चुअली में कंज्यूम होते हैं, और कंज्यूम होने के बाद दे हेल्प अस टू फॉर्म दी प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई रिएक्शन लिखा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन आपने जो लिया है, लेट अस से कि हमने वो लकड़ी ली है, एक वुड पार्टिकल, एक वुड आर्टिकल हमने लिया है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम उसका क्या करा रहे हैं, कंबशन करा रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन जो है वो हम यहाँ पर करा रहे हैं। टाइम के साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो हमने वुड जो इंस्टॉल करी है, जो वुड हमने इस्तेमाल करी है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है, और हम ये देखेंगे कि या तो एशेस के फॉर्म में, राख के फॉर्म में, या फिर हमें हीट के फॉर्म में इस पर्टिकुलर रिएक्शन या इस पर्टिकुलर केमिकल प्रोसेस के बारे में इंडिकेशन जो है वो मिल जाएगी कि ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि प्रोडक्ट्स इसके बनने लग जाएंगे टाइम के साथ साथ, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो रिएक्टेंट हमने शुरू किया था लकड़ी के साथ, जो हमने इस्तेमाल शुरू किया था, वो आपका ख़त्म होता जाएगा। तो पूरा का पूरा पॉइंट जो है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझाने का ये है कि जब भी हम एक रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टेंट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट पे होता है जब हमने रिएक्शन को शुरू किया इनिशियल स्टेट में, और टाइम के साथ साथ यही रिएक्टेंट आपके डिक्रीज होते रहते हैं, दे हेल्प अस टू फॉर्म दी प्रोडक्ट। अब टाइम जो है वो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है, यानी कि टाइम जो है वो आपको हेल्प कर रहा है to indicate that a reaction is taking place, यानी कि with the course of time A जो है, अगर हम A and B की बात कर रहे हैं, they are decreasing with respective to time, A and B with respective to time are decreasing, and we can say that C and D with respective to time आर इंक्रीजिंग। अब आप यहाँ पे दो वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो आपको पूरा का पूरा रिलेशनशिप समझ आ जाएगा। वो दो वर्ड्स क्या हैं, एक है डिक्रीजिंग और एक है इंक्रीजिंग, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, या फिर जिनको हम जनरलाइज टर्म में कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट बढ़ेगा तो आपके पास प्रोडक्ट कम हो जाएगा, और अगर आपका प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए यानी बनना चाहिए, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए, तो उसके लिए आपकी ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को स्टूडेंट्स डिक्रीज होना पड़ेगा, एंड हेंस वी से दैट दे बोथ विल हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप विद वन अनदर, और इसी इनवर्स रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ नेगेटिव साइन। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने इनको टाइम के रिस्पेक्टिव में ले लिया है तो हम ये कह रहे हैं कि विद द कोर्स ऑफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, और हमने यहाँ पर लेकर आ गए हैं टाइम का फैक्टर। इसी को हम लिख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट जो है वो कम हो रहा है विद रिस्पेक्टिव टू योर टाइम। तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप हमने जस्टिफाई किया था हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उसी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है एक नेगेटिव साइन के साथ। तो हम इनवर्स रिलेशनशिप कहें स्टूडेंट्स तो भी बात ठीक है, या हम नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट करें तो भी बात स्टूडेंट्स सही है।
आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि उनके बीच में हमेशा एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब इसी को हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ इसको समझते हैं। जैसे आपको कहा गया है हमने a+b से c+d बना रहे हैं, ठीक है। टाइम t जब 0 है, यानी जब आपने रिएक्शन को इनिशिएट किया है, तब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन जो है लेट अस से कि वो 5 मोलर है a की, और b की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास 3 मोलर है। c और d क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स है तो उस टाइम पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन 0 रहेगी। जब टाइम 1 सेकेंड का हो गया, 1 सेकेंड के बाद, तो आपके पास जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पाई गई है वो कुछ पाई गई है 4 मोलर और 2 मोलर। वहीं प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन पाई गई है स्टूडेंट्स, वो आपकी पाई गई है कुछ 1 मोलर और ये 1 मोलर। ये आर्बिटरी वैल्यूज़ हैं जो हमने एक्सप्लेन करने के लिए रिप्रेजेंट करी। अब आप खुद देखिए, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप चेंज निकालिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगर हमें निकालना है, चेंज का मतलब बदलाव, बदलाव यानी जितना इनिशियल था और जितना फाइनल था। तो आप खुद देखिए, अगर हम चेंज निकालेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 4 - 5 कितना आएगा स्टूडेंट्स, -1, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप यही चेंज बी के लिए निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो भी आपके पास आएगा 2 - 3 दैट इज -1। अगर अब आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी निकालना चाहते हैं तो वो आएगा 1 - 0 दैट इज 1। डी को हम निकालेंगे तो भी वो क्या आएगा, 1 - 0 दैट इज 1। अब आप यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं, 2 नेगेटिव साइन के साथ आ रही है और 2 पॉजिटिव साइन। और नेगेटिव साइन वाले स्टूडेंट्स क्या हैं, रिएक्टेंट, और पॉजिटिव साइंस वाले क्या हैं, वो स्टूडेंट्स आपके प्रोडक्ट्स। यानी टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती रहती है और प्रोडक्ट के साथ साथ टाइम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है। तो जो हम रिलेशनशिप लिख कर आए हैं वो एग्जैक्टली जस्टिफाई हो गया है। अब उसी रिलेशनशिप को हम लिख सकते हैं दैट द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्टिव टू टाइम, ये जो डी हमने लिखा है डिफरेंशियल होता है, यानी कि एक स्मॉल चेंज वो टाइम के साथ साथ कम होता रहता है और वहीं हमारा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। और जब हम टाइम को लेकर आ गए हैं तो इसी टाइम के रिलेशनशिप को स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं एज रेट ऑफ द रिएक्शन। यानी रेट माने जैसे अभी हमने बात करी, रेट एक स्पीड होती है, एक मूवमेंट होता है, एक वेलोसिटी होती है जिसके साथ आपका रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रहा है, मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और उस रेट को स्टडी करने के लिए हमने बहुत स्मॉल चेंज की बात करी है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। यानी हम अपने पहले टॉपिक की तरफ प्रोसीड हो गए हैं जिसमें हमने धीरे धीरे ये स्टडी किया कि हमारे टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। उसी को हमने जस्टिफाई किया वैल्यूज़ को लेकर और उसके थ्रू अब हमने प्रिपेयर कर दिया है यहाँ पर स्टूडेंट्स आप सभी के लिए एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, या फिर जिसको हम बोल देते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ। यानी कि छोटे चेंज को बताने के लिए टाइम के साथ साथ एक हमने इक्वेशन को डिराइव कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब सपोज कीजिए हमें एक रिएक्शन लिखी हुई है A प्लस B गिव्स C अलॉन्ग विद D एंड D। हमें इस तरीके से एक बेहतरीन इक्वेशन जो है वो यहाँ पर दी हुई है। अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि इनिशियल इक्वेशन से और इस इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक स्टोइशियोमेट्रीज जो हैं वो गिवन है, यानी हमारे पास यहाँ पर कुछ कोएफिशिएंट्स जो हैं वो भी मेंशन करके दिए हुए हैं। अब इन कोएफिशिएंट से क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसके रेट लिखते हैं डिफरेंशियल से, तो वो रेट होना चाहिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्टिव टू टाइम इज इक्विवेलेंट टू द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्टिव टू टाइम is equivalent to change in concentration of C with respective to time as well as D with respective to time। यानी जिस रेट से A और B कम हो रहे हैं उसी रेट से C और D हमारे बन भी रहे हैं। लेकिन ये हमने वैल्यू लिखी है स्टूडेंट्स सभी के सभी एक एक मोल के रिस्पेक्टिव में। हमारी इक्वेशन में कितने मोल हैं स्टूडेंट्स, 1/A B C और D। तो हमने जो एक एक के लिए लिखा था अब हमें किसके लिए लिखना है वो, अब हमें उनको रिप्रेजेंट करना है फॉर 1/A moles, for 1/B moles, for
1/C moles as well as 1/D moles। यानी कि जो भी स्टोइशियोमेट्रीज होती हैं, यानी जो भी हमारे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स होते हैं, दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द डिफरेंशियल रेट लॉ। और वो रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं? वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। हमारे पास कोएफिशिएंट्स क्या थे? ए थे, बी थे, सी थे और डी थे। हमने लेकिन उनको रिप्रेजेंट कैसे किया है? हमने उन्हें रिप्रेजेंट किया है 1/A के फॉर्म में, 1/B के फॉर्म में, 1/C के फॉर्म में और 1/D के फॉर्म में। यानी आप उनको हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे एज इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, अब एक एग्जाम्पल से करते हैं हम स्टूडेंट्स सब इसको ज़रा। H2 और O2 हमें एक इक्वेशन गिवन है दैट इज़ हेल्पिंग यू टू फॉर्म H2O। इक्वेशन बैलेंस नहीं है और हमने कहा है कि हमें डिफरेंशियल रेट लॉ जो है वो लिखना है। डिफरेंशियल रेट लॉ की हमें इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करनी है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए हमारे पास वी विल हैव 2 moles ओवर हेयर एंड देन वी विल रिप्रेजेंट 2 moles ओवर हेयर। स्टोइकियोमेट्रीज आ गए हमारे पास। अगर हम रेट को लिखना चाहेंगे डिफरेंशियल के फॉर्म में तो वो हमारे पास क्या आएगा? -D concentration of H2 with respective to time is equivalent to -DO2 with respective to time is equivalent to DH2O with respective to time। नेगेटिव साइन मत भूलिएगा। अब आते हैं स्टोइशियोमेट्रीज पर स्टूडेंट्स। स्टोइशियोमेट्री क्या है आपके पास? H2 के पास दैट इज 2, तो 1/2 हो जाएगा। O2 के पास 1 है तो वी नॉट नीड टू रिप्रेजेंट इट। H2O के पास हमारे पास भी 2 है तो वी हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय 1/2। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। दिस इज टाइप नंबर 1 ऑफ योर क्वेश्चन जो हमारे पास डिफरेंशियल रेट लॉ से आ सकता है। जो टाइप नंबर 2 है, अब ज़रा उसकी तरफ नज़र डालते हैं जो हमसे पूछा जा सकता है। सो टाइप 2 या फिर कॉन्सेप्ट 2 जो है, अगर हम उसकी तरफ चले तो उसमें हमें डिफरेंशियल रेट लॉ गिवन होगा स्टूडेंट्स, और इस डिफरेंशियल रेट लॉ से हमें इक्वेशन जो है वो बनानी होगी, केमिकल इक्वेशन प्रिपेयर करनी होगी। जैसे कि आपको लिखा हुआ है दैट किसी भी रिएक्शन के लिए रेट जो है वो आपको गिवन है -dN2 by dt -dH2 by dt is equivalent to dNH3 by D2 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इन्होंने लिख दिए हैं कुछ स्टोइचियोमेट्रीज भी। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने आपको रिप्रेजेंट करके दिया है 1/2, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने आपको रिप्रेजेंट करके दिया है 1/3। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिएगा कि जहाँ पर भी आपका नेगेटिव साइन है वो आपके क्या हैं? ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। तो इनको रिएक्टेंट की तरफ लिख दीजिए। N2 + H2 आपके रिएक्टेंट्स हो गए। जहाँ पर प्रोडक्ट्स है स्टूडेंट वो आपके पॉजिटिव साइन के साथ आपको दिखाई देंगे। वो क्या है आपका? NH3, वो आपने लिख दिया। अब बारी आती है उनके स्टोइशियोमेट्रीज की। तो यहाँ पर आपको 1/2 गिवन है यानी यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 1/3 गिवन है यानी यहाँ 3 हो जाएगा। लास्ट में आप अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या आपने उसे ठीक तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि नहीं किया है, आप देख सकते हैं अपनी बैलेंसिंग के हिसाब से। यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है। यानी दिस इक्वेशन इज प्रॉपरली एंड करेक्टली बैलेंस्ड। तो ये 2 तरीके से हमारी इक्वेशन जो है या हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अप्रोच करने के लिए दिया जा सकता है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इस चीज़ को इजीली मत लीजिएगा। आप अगर सोचेंगे कि बहुत इजी टॉपिक है तो ऐसा नहीं है। जेईई में आपको इसके क्वेश्चन 1 या एटलीस्ट 2 तो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन दैट इज एक्चुअली द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्टिव टू टाइम। रिएक्टेंट कम होता रहता है और प्रोडक्ट बढ़ता रहता है, और रिएक्टेंट के कम होने को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, अब जाते जाते हम एक और चीज़ यहाँ पर ऐड ऑन कर देते हैं, वो है हमारे पास ग्राफ। तो अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ऑन दी एक्स एक्सिस वी हैव दी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, और ऑन दी वाई एक्सिस वी हैव द टाइम।
एग्जैक्टली सिमिलरली हम अपना प्रोडक्ट के लिए बना सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे वही टाइम है हमारे पास, और वाई एक्सिस पे अब हमने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को ले लिया। तो मैं यहाँ पर भी इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आप दोनों को एग्जैक्टली सेम तरीके से कंपेयर कर पाएंगे। अब आप ये देखिए कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ स्टूडेंट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमारा ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। जब टाइम 0 है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है, जो कि ऑब्वियसली उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, जो हमें कहाँ पे मिल रहा है वो हमारे वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट पे मिलेगा, वेयर द टाइम इज एक्चुअली 0। तो ये मैक्सिमम होगा, जिसको हम R0 भी कह देते हैं, यानी हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ये पॉइंट रहा होगा। एंड विद द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम एक्सिस हमारा मूव करता रहता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, वैसे वैसे हमारी कॉन्सेंट्रेशन नीचे की तरफ डिक्रीज होती रहती है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की तरफ को देखेंगे तो प्रोडक्ट की तरफ में क्या है कि हमारा इनिशियली द प्रोडक्ट इज इन द 0 अमाउंट। जब रिएक्शन में हमारा फॉर्म हो रहा होता है, या जब हम कहें कि हम रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो एग्जैक्टली 0 है, और फिर वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है। यानी कैसा ग्राफ बनेगा, आपको एक इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा, जिसमें स्लोप जो है वो आपका कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट के लिए हो गया है। जब टाइम 0 है तो वो अब आपका 0 से स्टार्ट होगा। तो ये जो कर्व हमने बनाया है ये हम 0 वाले स्लोप से बनाएंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा। इस तरीके से 0 से वो इनिशिएट होगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है इंक्रीजिंग, इसका स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग ही आएगा, यानी पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन इसका स्लोप जो आएगा वो स्टूडेंट्स कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये है हमारे आज के टॉपिक्स, विच इज़ दी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। आई होप आपको आज का टॉपिक, आज का लेक्चर स्टूडेंट्स पसंद आया हो। छोटा था, सिंपल था, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है स्टूडेंट्स तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, सो दैट दे ऑल्सो गेट अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। एंड कीप लाइकिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।